सो बच्चों आज हम लेके आए हैं वर्क एनर्जी पार का लेक्चर नंबर 5 कोलिजन्स का लास्ट लेक्चर है ये हमारा वर्क एनर्जी पार को कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपका सेंटर ऑफ मास पे। तो रोटेशन के लेक्चर को इस प्रकार रहेंगे, एक लेक्चर पे सेंटर ऑफ मास, एक में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, थोड़ा बड़ा लेक्चर बनाऊंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, और उसके बाद एक सिंगल लेक्चर में रोलिंग मोशन और रोलिंग मोशन के सारे शॉर्टकट्स। ठीक है, चलिए तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम कोलिजन्स के कुछ 5-6 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक बिलियर्ड टेबल वाला 3 बॉल स्ट्राइक करने वाला वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, या हैवी वाटर को क्यों यूज किया जाता है न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए, ये सब बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आज हम कुछ अच्छे सवाल 7-8 बढ़िया सवाल करेंगे कोलिजन्स पे। तो देखिए एक सवाल ये बहुत कॉमन होता है, आप जानते हैं, और आप लोगों को दिक्कत भी आती है इसमें। सवाल ये है कि आपने एक बॉल को h हाइट से ड्रॉप किया, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू e है, तो आपको क्या लगता है कि बॉल कितनी हाइट तक दोबारा राइज करने वाली है? तो देखिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है यहाँ पर। हम मान लेते हैं कि जस्ट भिड़ने से पहले बॉल की वेलोसिटी u रही होगी और जस्ट भिड़ने के बाद बॉल की वेलोसिटी v हो गई होगी। बॉल को हम पहली बॉडी मान लेते हैं और ज़मीन को दूसरी बॉडी मान लेते हैं। अब हमारे पास सर आइजैक न्यूटन की एक्सपेरिमेंटल लॉ है जिसमें E कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बराबर होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो देखिए यूज करते हैं, E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय U1 माइनस U2। देखिए 2 किसको माना है आपने? जमीन को। तो जमीन का V2 U2 दोनों जीरो होने वाला है क्योंकि जमीन पहले भी ना हिल रही थी और बाद में भी ना हिल रही है। आपके बॉल फेंकने से जमीन ना हिल रही, इतने ताकतवर ना है आप। ठीक है, चलिए अब भिड़ने के बाद की वेलोसिटी v हो गई है ऊपर की तरफ, तो उसे आप पॉजिटिव ही रहने दीजिए, और भिड़ने से पहले की वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो नेगेटिव ले लीजिए, और -√2gh ले लीजिए, -√2gh है ना। तो भिड़ने के बाद जो वेलोसिटी है वो e टाइम्स हो जाती है ओरिजिनल वेलोसिटी के। जो भिड़ने से पहले की वेलोसिटी थी उसके e टाइम्स हो गई है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है कि हर एक टप्पे पे वेलोसिटी जो है वो e से मल्टीप्लाई हो जाती है। हर एक टप्पे पे वेलोसिटी जो है वो e से मल्टीप्लाई हो जाती है बच्चों। ठीक है, अब हाइट की बात करते हैं। अगर हमने किसी भी चीज को v स्पीड से फेंका है तो वो कितनी हाइट तक जाएगी? आप यहां पर क्लियरली इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाइएगा, v² माइनस u² इक्वल टू 2as लगा लीजिएगा। तो ये जो हाइट अटेन करेगा उसका फॉर्मूला होता है कितनी स्पीड से बॉल आई डिवाइडेड बाय 2g। अगर हम यहां पर h डैश की वैल्यू पुट करेंगे ना तो ये आएगा e² इंटू 2gh डिवाइडेड बाय 2g बच्चों। तो याद रखिए कि भिड़ने के बाद की जो हाइट है वो e² टाइम्स ओरिजिनल हाइट के होती है, और जो भिड़ने के बाद की वेलोसिटी है वो e से मल्टीप्लाई हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। मतलब अगर बॉल जमीन पे स्ट्राइक कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, नीचे की तरफ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है नेगेटिव, तो भिड़ने के बाद तो ऊपर की तरफ हो जाएगी, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो बदलेगी। अगर हम सिर्फ स्पीड की बात करें तो अगर भिड़ने की स्पीड 5 थी तो भिड़ने के बाद जो स्पीड होगी ऊपर की तरफ 5e होगी। अगले कोलिजन के बाद वो स्पीड 5e² हो जाएगी, फिर 5e³ हो जाएगी। तो स्पीड हर बार e से मल्टीप्लाई हो रही है, और जो रिबाउंड करने की हाइट है वो हर बार e² से मल्टीप्लाई हो रही है। राइट बच्चों, तो प्लीज नोट करेंगे आप। आई थिंक आपको समझ आया। चलिए अब देखिए कई बार ना यहां पर एक सवाल आ जाता है जो कि मैंने आपके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया क्योंकि मैंने सोचा कि अब जीपी से क्या ही डील करेंगे। तो देखिए कई बार ये सवाल आ जाता है कि आपने ऑब्वियसली बॉल को h हाइट से ड्रॉप किया है ना। तो आप ये बात जान चुके हैं कि बॉल जो अगली हाइट राइज करेगी भिड़ने के बाद वो e²h होगी, e² ऑफ ओरिजिनल होगी, और उसके बाद जो अगली हाइट होगी, देखिए e की वैल्यू ना 1 से कम है तो 0.5 का स्क्वायर 0.25 होता है, तो हर बार हाइट घट रही होगी ना कि बढ़ रही होगी। ठीक है, बढ़ तो सकती ही नहीं है। चलिए अगली हाइट जो होगी वो e की पावर 4h होगी। ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाए यहाँ पर कि अगर बॉल h हाइट से गिरी है तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा जाने का? √2h/g। देखिए इधर नीचे आने का टाइम कितना होगा? ये होगा √2h/g। ठीक है, टोटल टाइम पूछा जाए अगर कि टोटल टाइम कितना लगेगा जब तक टप्पे खाने बंद कर देगी बॉल। ठीक है, तो √2h/g। देखिए h हाइट से किसी भी चीज को गिराया जाए तो ut प्लस हाफ at² अगर आप लगाते हैं u0 लेके हाफ gt², तो टाइम √2h/g आता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, इस हाइट से गिरी और इस हाइट के लिए क्या हुआ, उतनी हाइट तक गई भी और उतनी हाइट से वापस भी आई, तो यहां डबल होता है। यहां डबल होता है
√2h1/g का, ठीक है, और h1 की वैल्यू e²h है। ऐसे यहाँ पर डबल होगा जाने का भी और आने का भी, तो ये √2h2/g। बच्चों अगर आप ये h1 h2 की वैल्यूज डालते हैं और ऐसा सिनारियो इन्फिनिटी तक लेके जाते हैं कि ऐसा होता ही रहेगा होता ही रहेगा होता रहेगा, तो एक इनफाइनाइट जीपी बनेगा जिसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू ये आएगी। मैंने पूरी सॉल्यूशन नहीं किया बिकॉज उससे कैलकुलेशन लंबी होनी है और अल्टीमेटली क्रैश कोर्स में आपने एक फॉर्मूला याद करना है। तो कितना समय जिसके बाद बॉल बाउंसिंग बंद कर देगी वो ये होता है। और टोटल चेंज इन मोमेंटम, देखिए हर एक कोलिजन में मोमेंटम में बदलाव आ रहा है। हिट करने की स्पीड अलग है, हिट करने के बाद ई टाइम्स हो रही है, तो हर एक कोलिजन में चेंज इन मोमेंटम आ रहा है। तो हर एक इंपैक्ट के लिए टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालते 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 अगर आप सम अप करेंगे तो टोटल चेंज इन मोमेंटम ये आ जाता है बॉल का, ठीक है। देखिए एक बहुत सुपर सवाल आ जाता है कई बार कि एक बॉल को आपने कुछ हाइट से गिराया, अब टप्पे खा रही है, हर बार कम हाइट पर बाउंड कर रही है, रीबाउंड कर रही है, और आपने देखा कि वो जो हर बार रीबाउंडिंग हाइट है वो कितनी है, ठीक है। आपसे बोलते हैं कि जब तक सारा का सारा बाउंसिंग रुक ना जाए तब तक आपको लगता है कितना एवरेज फोर्स एग्जर्ट हुआ होगा बॉल पे। तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज आएगी, बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा। फोर्स होगा टोटल एवरेज फोर्स कितना एग्जर्ट होगा बॉल पे, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अगर आप यहां पर ये वाली वैल्यूज पुट करते हैं ना तो 1 + e/1 - e अल्टीमेटली कैंसिल हो रहा है, तो ये आ रहा है m × √2gh डिवाइडेड बाय डेफिनेटली √2h/g। तो बच्चों सुपर बात ये है कि ये फोर्स फिर mg के बराबर आ रहा है। मतलब जब आप किसी हाइट से एक बॉल को गिराते हैं और बॉल कुछ लेसर हाइट पे रिबाउंड करती है क्योंकि e की वैल्यू 1 से कम है, कोलिजन इनइलास्टिक है, तो वो जब तक टप्पे खाती रहेगी खाती रहेगी खाती रहेगी और जब तक रुक नहीं जाएगी तब तक उस पे एक्सर्टेड एवरेज फोर्स mg होगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। और टोटल टाइम जो उसे लगेगा टप्पे खाने में वो ये होगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम ये होगा। हर एक कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड e से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, स्पीड e टाइम्स हो रही होगी, और हर एक कोलिजन के बाद जो रिबाउंडिंग हाइट होगी वो e² से मल्टीप्लाई होती जा रही होगी। आई होप आपको सब कुछ समझ आया बच्चों। हमने 5 चीजें सीखी। भिड़ने के बाद वेलोसिटी पे क्या फर्क आ रहा है, e से मल्टीप्लाई हो रहा है मैग्नीट्यूड, नई हाइट रिबाउंड करने की e² टाइम्स होने वाली है, टोटल समय कितना लगेगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, और एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल क्या होगा। तो ये 5 इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखिएगा प्लीज। तो हमने बहुत सारी डेरिवेशन अभी स्किप कर दी बिकॉज उससे अल्टीमेटली मेहनत बढ़ने वाली है। चलिए अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, उस पर एक बॉल आ रही है u वेलोसिटी से और थीटा एंगल है और वो ऐसे भिड़ के इधर रिफ्लेक्ट हो रही है। देखिए ऐसा क्वेश्चन ना लॉज ऑफ मोशन में भी किया था, दीवार पे बॉल आई सेम स्पीड से हिट कर गई, तो हमने लॉज ऑफ मोशन में जो ये कोलिजन किया था टेक्निकली वो इलास्टिक कोलिजन का केस था, बट अब यहाँ पर जो है वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, ना कि ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। अगर ये परफेक्टली इलास्टिक होता जिस स्पीड से आई उसी स्पीड से हिट करेगी, जिस एंगल से आई उसी एंगल से जाएगी, बट यहाँ पर कोलिजन को इलास्टिक नहीं लिया गया। ई की वैल्यू इज लाइंग बिटवीन 0 and 1, समवेयर बिटवीन 0 and 1, ठीक है। चलिए सरफेस फ्रिक्शनलेस है। अब समझिए एक इंपॉर्टेंट बात, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो सरफेस के पैरेलल है वो क्या है, देखिए वो है u sin थीटा v sin अल्फा। सो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो सरफेस के पैरेलल है वो नहीं बदलेगा। अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस होता है तो याद रखिए वेलोसिटी का कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस नहीं बदलेगा, ठीक है। सरफेस पे फ्रिक्शन आपको नीट लेवल पे नहीं दिया जाएगा कोलिजन के केस में। चलिए सो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज पैरेलल टू द सरफेस रिमेन्स सेम, यानी एनीवेज v sin अल्फा और हमारा u sin थीटा इक्वल होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है बच्चों। अच्छा तो वेलोसिटी के पैरेलल कंपोनेंट सेम होने वाले हैं, वो तब होंगे जब फ्रिक्शनलेस सरफेस है। और अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का क्या सिनेरियो है, देखिए अब यहां पर ना E वाला फॉर्मूला लगाना है। तो जो E वाला फॉर्मूला होता है वो होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये फॉर्मूला ना बिल्कुल गलत है। एक्चुअली में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन along line of impact divided by relative velocity of approach along line of impact। मतलब जिधर को टर्न हो रहा है ना, जिधर को नॉर्मल रिएक्शन ये सरफेस ऑफर कर रहा है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। यहाँ पर इम्पैक्ट जो है ना मतलब कुछ फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा ना बॉल पे मोमेंटरली, जब बॉल ऐसे भिड़ रही है तो जो ये फोर्स नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन जो है ना वो इसकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो आप याद रखिए कि जो लाइन ऑफ इंपैक्ट होता है, लाइन ऑफ इंपैक्ट, ठीक है। अब अगर आपने बॉल ड्रॉप करी है सीधी सरफेस पे
तो सीधे जो वर्टिकल एक्सिस है वो ही लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। अगर आपने बॉल को टेढ़ा फेंका है तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं बदलता, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट बदल जाता है। मुझे बताइए वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जो h हाइट से जब हमने बॉल गिराई थी तो कैसे बदला था? वो e टाइम्स हो गया था ना। तो याद रखिए जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है फाइनल वाला, वो इनिशियल कंपोनेंट का e टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये आप वैसे भी निकाल सकते हैं कि E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2। बॉल की वर्टिकल वेलोसिटीज 1 ले सकते हैं, फ्लोर को हमेशा 2 ले सकते हैं, जैसे कि हमने पहले किया। देखिए सिनेरियो क्या है, सिनेरियो ये पिछले क्वेश्चन वाला ही है, बॉल को कुछ हाइट से गिराया। आप भूल जाइए ना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज, ये तो सेम है, बस ये याद रखिए कि U वेलोसिटी से हिट किया, अब U जो है U cos थीटा है और वो V cos अल्फा से ऊपर गया, V की जगह अब V cos अल्फा हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल की E टाइम्स हो गई है। ओके, चलिए नाउ डिवाइड दीज टू वैल्यूज। tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाय E। तो याद रखिए कि जो रिबाउंडिंग का एंगल है वो tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाय E है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर यू। ठीक है, तो जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो E टाइम्स हो जाता है। तो अगर जमीन से भिड़ती है तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट E टाइम्स होगा। अगर मान लीजिए ऐसे दीवार से भिड़ रही होती अगर, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E टाइम्स हो जाता और वर्टिकल सेम रहता। ठीक है ना, तो वेलोसिटी का जो वो कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर है वो चेंज होता है। ओके, चलिए अब क्या देखना है, अल्फा तो आ गया है, V देखना है। स्क्वायरिंग एडिंग कर दीजिए ना, स्क्वायरिंग एडिंग करिए। V स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज एनीवेज 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 है बच्चों। और ये आ गया हमारा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर e स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये v स्क्वायर है, यहां से v की वैल्यू आती है u अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस e स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये रिबाउंड करने की वेलोसिटी है कि भिड़ने के बाद जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो ये होने वाला है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, इंपल्स, इंपल्स क्या होगा? इंपल्स होगा चेंज इन मोमेंटम। पहले हमने किया हुआ है 2mu cos थीटा, याद है जब आपको जिस एंगल से गई उसी एंगल से भिड़ी। लॉज ऑफ मोशन वन शॉट में मैंने डिस्कस किए हुए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाके देखिए। लॉज ऑफ मोशन वन शॉट, फ्रिक्शन वन शॉट, दो ऐसी वीडियो हैं जिनमें 50 क्वेश्चंस करा रखे हैं मैंने लगभग 2.5 घंटे के अंदर, जो कि आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपको उससे ज़्यादा ही टाइम लगने वाला है। और अगर आप उसे 2x में देखने वाले हैं तो 1.25 घंटे में 50 क्वेश्चन करेंगे, एक ज़बरदस्त एफिशिएंसी मिलेगी आपको। चलिए अब इनिशियली मोमेंटम क्या है देखिए, चलिए इंपल्स लिखते हैं। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज फाइन। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में खेल दीजिए। तो वेक्टर फॉर्म में mv साइन अल्फा आई कैप, mv साइन अल्फा आई कैप प्लस mv कॉस अल्फा जे कैप, mv कॉस अल्फा जे कैप माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या था, mu साइन थीटा, mu साइन थीटा आई कैप माइनस ये नीचे को था mu कॉस थीटा अल्टीमेटली जे कैप। बच्चों तो देखिए आपको पता ही है कि v साइन अल्फा और u साइन थीटा अल्टीमेटली इक्वल थे, तो ये कंपोनेंट तो चला गया, v साइन अल्फा और u साइन थीटा इक्वल थे, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपल्स निकाल रहे हैं अब हम। चलिए देखिए, देखिए ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, आप इनको याद रख सकते हैं, आपको जीवन में बहुत फायदा होगा इन रिजल्ट से। J इज इक्वल टू, ये आया आपका mv cos अल्फा, बट v cos अल्फा का नाम कुछ और है, eu cos थीटा। सो mv cos अल्फा की जगह में हम eu cos थीटा लिखने में इंटरेस्टेड है, इंटू जे कैप। ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये फिर से आ गया mu cos थीटा जे कैप। तो यहाँ कुछ कॉमन खेलिए, mu cos थीटा 1 प्लस e इंटू जे कैप। देखिए मेरा जो आंसर आया वो कितना कन्विंसिंग है। अगर e को 1 लेंगे, जो कि हमने पहले किया हुआ है लॉज ऑफ मोशन में, इफ वैल्यू ऑफ e इज 1 देन एनीवेज चेंज इन मोमेंटम विल बी 2mu cos थीटा, जो हमने ऑलरेडी लॉज ऑफ मोशन में बड़े प्यार से डिस्कस किया हुआ है बच्चों। सो आई होप आपको ये सब क्लैरिटी हो गई होगी। जो मैंने डिब्बे बनाए हैं, ये डिब्बे आपके लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, आपके फॉर्मूले के पिटारे में उसे लिख लीजिए, ये बहुत काम आने वाले हैं। अगर ये सेम क्वेश्चन फंसते हैं तो आपको सुपर लेवल फायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान है और सिनेरियो मैंने आपको बता रखा है, बैंग भिड़ रहे हैं, 2 किलो की बॉल 4 मीटर पर सेकंड से भाग के आ रही है।
4 किलो की बॉल पीछे को 2 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, बैंग, दोनों भिड़ जाते हैं और भिड़ने के बाद में क्या होता है, सिनारियो बिफोर ये आफ्टर कोलिजन, 2 किलो की बॉल 2 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, तो 4 किलो की बॉल कितनी वेलोसिटी से जाएगी। ये आपको पता है कि ये बहुत ही नकली सवाल है और आप सब जानते हैं इसमें आपको मोमेंटम कंजर्व करना है, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोलिजन में लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करना बेहद ज़रूरी है। चलिए तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते हैं। इसके बाद देखिए 2 नई चीज़ें हैं, शायद आपने सीखी हो और शायद आपने ना सीखी हो। मेरे को लगा कि ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। इम्पल्स ऑफ डीफॉर्मेशन, इम्पल्स ऑफ रीफॉर्मेशन, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डीफॉर्मेशन, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो प्योरली नीट लेवल पे आ सकती हैं, बिल्कुल प्योर नीट लेवल की बातें हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है, बट आपको नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते हैं, राइट। जैसे कि एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि एंगल ऑफ डिप को एज अ कन्वेंशन नदर हेमिस्फीयर में पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं, है ना। तो अगर आपको नहीं पता तो नहीं पता, और पता है तो पता है, राइट। तो देखिए, सो दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, लेट अस सॉल्व देम। तो देखिए ए पार्ट क्या है हमारा, ए पार्ट इज यू हैव टू कंजर्व द मोमेंटम एनीवेज। तो देखिए जो ये 2 किलो की बॉल 4 मीटर पर सेकंड से जा रही है, इसका मोमेंटम 8 हो गया। 4 किलो की बॉल 2 मीटर से पीछे आ रही है, तो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी -8 हो गया। बाद में इसका मोमेंटम हो गया रेड वाली बॉल का 2 × 2, पीछे की तरफ है इसलिए -4, और इसका व्हाइट वाली बॉल का मोमेंटम हो जाएगा 4v2, ठीक है। तो इनिशियली इनका मोमेंटम 0 है और फाइनली भी इनका मोमेंटम 0 ही होना चाहिए। तो यहां से हमारी v2 की वैल्यू एनीवेज 1 मीटर पर सेकेंड आ रही है। तो मोमेंटम हमने कंजर्व किया, मास इनटू वेलोसिटी +8, मास इनटू वेलोसिटी -8, मास इनटू वेलोसिटी -4, मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर है। तो यहां से हमारा वेलोसिटी ऑफ 4 kg बॉल आफ्टर कोलिजन आ गया है, जो कि एक बहुत ही मासूम सवाल था। चलिए, तो हमें अल्टीमेटली पता लग गया है कि v2 1 आ रहा है। हमें अल्टीमेटली ये पता लग गया है कि एनीवेज v2 की वैल्यू 1 है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे। तो वो होता है सेपरेशन की वेलोसिटी कितनी है कोलिजन के बाद, डिवाइडेड बाय v2 - v1 अपॉन u1 - u2, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। तो v2 1 है टुवर्ड्स राइट, v1 लेफ्ट की तरफ है इसलिए -2 ले रहे हैं। u1 कितना था 4 और माइनस ऑफ -2, तो यहां से e की वैल्यू 0.5 आई है बच्चों, e की वैल्यू 0.5 आई है। तो यहां से देखिए e भी आ गया हमारा, यहां आंसर लिखता जाता हूं, e हमारा 0.5 आ गया है और v2 हमारा 1 आ गया था, ठीक है। चलिए अब ये क्या चक्कर है, इंपल्स ऑफ डीफॉर्मेशन, ये समझते हैं ये इंपल्स ऑफ डीफॉर्मेशन क्या चीज है। देखिए हम ये मान के चलते हैं यहां पर कि जब बॉल्स कोलाइड करी होंगी ना, तो मोमेंटरली वो कॉन्टैक्ट में आई होंगी और एक स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए उन दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई होगी, ठीक है। मोमेंटरली कॉन्टैक्ट में आई होंगी और उस स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए उनकी वेलोसिटी जो है वो सेम हो गई होगी। जब वो बिल्कुल बैंग हो रहा होगा, जब बिल्कुल भिड़ रही होगी, हाँ, तो जैसे बॉल भिड़ने के बाद उनकी थोड़ी शेप खराब हुई, फिर वो रीगेन करेंगी शेप, तो फिर वो अलग अलग हो जाएंगी दोबारा। तो फिलहाल इस समय पर इनकी वेलोसिटी को v मान लेते हैं। मोमेंटम तो टोटल एनीवेज हर समय पर कंजर्व रखना है आपको। तो सी पार्ट का आंसर देखिए इनिशियली +8 और -8 मिला के 0 मोमेंटम है, और जब वो साथ में आ गए हैं तो भी उनका मोमेंटम जो है, उनकी वेलोसिटी जो है फिर वो 0 आने वाली है। उनकी वेलोसिटी क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। ऐसा भी हो सकता था कि कुछ अगर इनिशियली इनकी मोमेंटम की वैल्यू 0 नहीं होती तो v फिर 0 नहीं आता, ठीक है। यहाँ इत्तेफाक से वो 0 आ रहा है, चलिए ठीक है। तो इनिशियली इनका जो मोमेंटम है और बीच में जो मोमेंटम है वो हमने इक्वेट किया है, परफेक्ट। अब इंपल्स ऑफ डीफॉर्मेशन हम किसी भी बॉल के लिए ले सकते हैं। m इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या थी, इंपल्स ऑफ डीफॉर्मेशन मतलब m, और इंपल्स मींस चेंज इन मोमेंटम कितना आया ना। तो चेंज इन मोमेंटम 2 किलो की बॉल के लिए देख लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी तो v रही है इस समय पर। देखिए इससे इस समय के बीच में डीफॉर्मेशन है, बॉल खराब हुई है शेप, फिर उन्होंने अपनी शेप को रिफॉर्म किया, यहां से यहां तक में रिफॉर्मेशन है। तो यहां पे इनिशियल और यहां पर हम फिलहाल फाइनल मान रहे हैं डीफॉर्मेशन के केस में, और रिफॉर्मेशन के केस में ये फाइनल हो जाएगा, ये इनिशियल हो जाएगा। सो मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, m इंटू v -4, किसी एक बॉल के लिए निकाल लीजिए, एक ही बात है। तो मास कितना है इसका, 2 किलो की बॉल का 2, फाइनल वेलोसिटी 0, और ये आपका -4। तो यहां से आ गया इंपल्स ऑफ डीफॉर्मेशन -8 न्यूटन सेकेंड। 2 किलो की बॉल का मास, यहां पर वेलोसिटी v और इनिशियली वेलोसिटी 4। इंपल्स ऑफ डीफॉर्मेशन दोनों बॉल्स के लिए सेम ही रहता है, ठीक है। अब देखते हैं इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन क्या होता है।
तो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन आ गया है आपका -8 न्यूटन सेकेंड। चलिए अब हम इम्पल्स ऑफ रीफॉर्मेशन देखते हैं। अल्टीमेटली इम्पल्स ऑफ रीफॉर्मेशन क्या है? तो रीफॉर्मेशन का सिनेरियो क्या है? यहां से यहां में रीफॉर्मेशन हो रहा है, तो किसी भी एक बॉल के लिए आप इंपल्स निकाल दीजिए। तो इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन आप 2 किलो की बॉल के लिए ले लीजिए, मास 2 किलो की बॉल का, फाइनल वेलोसिटी है -2 और इनिशियली ये वाली मान के चलिए जो कि v थी। अब 2 किलो की बॉल और फाइनल वेलोसिटी -2 और यहां पर हमने जीरो निकाली थी कि बीच में जीरो आई है एक मोमेंट के लिए, तो ये आ गई -4 न्यूटन सेकेंड इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन। तो यहां पर आपकी इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन जो है वो -4 न्यूटन सेकेंड आया। ठीक है बच्चों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपको कल को नीट के सवाल में बोला जाए कि किसी एक कोलिजन में एक पर्टिकुलर बॉल के लिए हमने कैलकुलेशंस करी और इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन इतना पाया गया और इंपल्स ऑफ डीफॉर्मेशन इतना पाया गया, तो बताइए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होने वाला है? तो आपको एक जबरदस्त चीज सिखा रहा हूं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन बाय इंपल्स ऑफ डीफॉर्मेशन होता है। -4 बाय -8 एनीवेज हाफ आने वाला है, तो इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन बाय इंपल्स ऑफ डीफॉर्मेशन हाफ बच्चों। ठीक है, चलिए मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डीफॉर्मेशन पूछा है तो वो देख लेते हैं। चलिए, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डीफॉर्मेशन क्या है? इसका मतलब यह है कि इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी थी, जो भी थी सिस्टम की, माइनस जब ये मैक्सिमम डिफॉर्म्ड स्टेट में आए, जब बिल्कुल टूटे पड़े हैं, बिल्कुल दब गई हैं बॉल्स, उस समय पर उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो उन दोनों का डिफरेंस होगा कि कितनी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन जो होती है वो होती है दोनों की मिला के इनिशियली कितनी काइनेटिक एनर्जी है माइनस जब वो दोनों बैंग भिड़ रहे हैं तो उस समय पर उनके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी बची है। अब इस केस में वो जीरो आई थी क्योंकि v जीरो आ गया था, बट जरूरी नहीं है कि हर केस में ऐसा हो। सो हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। अब यहाँ v जीरो आया था, हमने निकाला था कि इस समय पर v जीरो आ गया था, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन हाफ, पहली बॉल का मास 2 किलो, उसकी वेलोसिटी 4 का स्क्वायर, हाफ दूसरी बॉल का मास 4 किलो और उसकी वेलोसिटी 2 का स्क्वायर। यहाँ v जीरो है तो पूरा जीरो हो गया। तो ये पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन है। मॉडस ऑपरेंडी है कि आप जो है मोमेंटम हर जगह पर कंजर्व कर सकते हैं। इनिशियली जो मोमेंटम है, फाइनली जो मोमेंटम है, और बीच में किसी समय पर जब बैंग हो रहा है तब उस समय पर दोनों की वेलोसिटी सेम मान लीजिए। अब हो क्या रहा था कलेश, यहाँ पर ये हुआ है कि इत्तेफाक से दोनों की नेट मोमेंटम की वैल्यू टोटल मिला के जीरो हो रहा है, तो इसलिए v जीरो आ गया। हर केस में जरूरी नहीं है कि v जीरो आ रहा हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि जब बिल्कुल इंपैक्ट होगा तब उस समय पर कुछ भाग रहे हो, कुछ वेलोसिटी से भाग रहे हो। राइट बच्चों, तो आई होप ये बड़े एक आसान से सवाल में मैंने आपको 4-5 चीजें समझाई हैं, जिनमें से हो सकता है कि आपको ये 2-3 चीजें पहले से नहीं आती हो। अब मुझे प्लीज बताइएगा कमेंट में कि आपने ऑलरेडी इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इंपल्स ऑफ रीफॉर्मेशन, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन एक सिंपल क्वेश्चन में कर रखा था पहले या नहीं। ठीक है, तो उससे मुझे पता लगेगा कि आप पढ़ाई करते हैं या नहीं करते हैं। चलिए, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। एक बॉल आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, एक दीवार चल रही है, देखिए वॉल है ये, ठीक है, ये दीवार है, दीवार मूव कर रही है, चलती दीवार है। अब आपको ये बताना है कि कोलिजन के, अगर कोलिजन इलास्टिक है तो कोलिजन के बाद फिर बॉल की वेलोसिटी अल्टीमेटली क्या होने वाली है। तो आपको पता ही है कि इलास्टिक कोलिजन के केस में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल होता है, क्योंकि ई की वैल्यू 1 होने वाली है। तो देखिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, या चलिए E इज इक्वल टू, हम फॉर्मूला ही लगा देते हैं ना, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। तो अल्टीमेटली E1 है, तो दैट मीन्स u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। किसी एक चीज को 1 बोल दीजिए, किसी दूसरी चीज को 2 बोल दीजिए। तो इस गेंद को 1 बोल दिया, दीवार को 2 बोल दिया, दीवार को 2 बोल दिया, गेंद को 1 बोल दिया। ठीक है भाई, तो अब देखिए u1 कितना है, बॉल का 2 है, राइट में जा रहा है, दीवार का u2 कितना है, -1 है, v2 दीवार का फिर से -1 है, v1 बॉल का आपको निकालना है। तो ये आ गया आपका यहाँ पर v की वैल्यू -4 मीटर पर सेकेंड, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि कोलिजन के बाद बॉल जो है -4 मीटर पर सेकेंड से पीछे जाने वाली है बच्चों। आई होप आप समझ गए। चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत आसान सवाल है। यहाँ पर प्रोजेक्टाइल हम कैसे भूल सकते हैं कि हमारा सबसे पहला क्रैश कोर्स का चैप्टर प्रोजेक्टाइल है, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के ना प्रोजेक्टाइल फिर से आ जाता है। तो देखिए प्रोजेक्टाइल में क्या है, आपने एक बॉल को u वेलोसिटी से फेंका,
थीटा एंगल पे, हाइट h1 रही होगी मैक्सिमम हाइट, और रेंज जो है वो r1 रहा होगा, जो रेंज है वो r1 रहा होगा। हर एक टप्पा खाने के बाद में हाइट घट रही होगी क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू e है, और हर एक टप्पे के बाद में जो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड है वो भी घट रही है और रेंज भी घट रही है। दैट इज वेरी फाइन बच्चों। अब हो क्या रहा होगा, बस एक जगह पर ना ये जो कोलिजन हो रही होगी, जो यहाँ बैंग हो रहा होगा, उस जगह को जरा जूम करके देख लेते हैं। इस जगह को बस जूम करके देख लेते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए हम इस जगह को जूम करते हैं। तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पर सिनेरियो ये हो रहा होगा, ये रही ज़मीन, बॉल आ रही होगी, हिट कर रही होगी, इधर हिट कर रही होगी ऐसे, तो ये बॉल ऐसे हिट कर रही होगी, आपने जिस स्पीड से फेंका होगा उसी स्पीड से हिट कर रही होगी। परफेक्ट है बच्चों, बिल्कुल उसने बॉल ने हिट किया होगा। अब बॉल की स्पीड के दो कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। अब अगर सरफेस ना फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन तो गिवन नहीं है, नीट में फ्रिक्शन गिवन नहीं होगा, कोलिजन के केस में तो कम से कम। अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो कोलिजन के बाद का जो सिनेरियो है ना, आप ये मान लीजिए रेड वाला प्रोजेक्टाइल, तो कोलिजन के बाद में ना बॉल ऐसे जा रही होगी, बिल्कुल जा रही होगी। तो यहां पर होगा ये कि वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो सरफेस के पैरेलल है वो अल्टीमेटली सेम होगा। तो लेकिन जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है ना, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का ना ई टाइम्स हो जाएगा, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट जो है ना वो इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट का ई टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा, इसको छोड़िए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया मैंने, सिंपल समझते हैं। देखिए, भिड़ने के पहले की बात, बॉल जाके भिड़ी, येलो वाली लाइन, बॉल भिड़ गई u वेलोसिटी से, वेलोसिटी का कंपोनेंट ux और वेलोसिटी का कंपोनेंट uy, खत्म। भिड़ने के बाद की बात करिए, जब बॉल ऐसे भिड़ी और फिर रिफ्लेक्ट होके गई। अब यहां भिड़ने के बाद की बात करते हैं, ये वाली वेलोसिटी, रेड वाली, तो वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट बदलने से मना कर रहा है क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का ई टाइम्स हो जाता है। आप ये ऑलरेडी देख चुके हैं दो केसेस में, है ना, बॉल सिंपल टप्पा खा रही है तब भी और टेढ़ा जा रही है तब भी। तो बस इतनी सी बात है। तो अल्टीमेटली हर एक टप्पा खाने पे वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ई से मल्टीप्लाई हो रहा है। अल्टीमेटली वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ई से मल्टीप्लाई हो रहा है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है। देखिए, अगर मेरे हाथ पे आपने बॉल गिराई तो उसकी अगर वर्टिकली गिराई तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर बॉल टेढ़ी गई तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहने वाला है, वर्टिकल कंपोनेंट ई से मल्टीप्लाई होगा। अगर ये बॉल तड़ाक बोर्ड से भिड़ी, अगर तड़ाक बोर्ड से भिड़ी तो यही वाली वेलोसिटी ई से मल्टीप्लाई होकर रिवर्स हो जाएगी, मतलब मैग्नीट्यूड ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपने बोर्ड से टेढ़ा भिड़ाया तो ये वाला कंपोनेंट तो ई से मल्टीप्लाई होगा, बोर्ड के पैरेलल वाला कंपोनेंट सेम रहेगा। सिंपल है, वेरी सिंपल। ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि रेंज का फॉर्मूला अल्टीमेटली क्या होता है। रेंज का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय जी, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है, ये कहां से आया आपको पता है ना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी को ना अगर हम रीअरेंज करके लिखते हैं तो यही बनता है। और हाइट का फॉर्मूला पता है क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, उसे अगर हम कंपोनेंट्स में लिखें वेलोसिटी के तो वो ये होता है। ठीक है, अगर आपको कष्ट हो रहा है इसे समझने में तो प्रोजेक्टाइल जो मैंने स्टार्ट किया था उसके मोस्ट प्रोबेबली लेक्चर 1 लेक्चर 2 में डिस्कस किया हुआ है ये सब मैंने, इवन ये भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर आप चलती हुई गाड़ी से बॉल फेंकेंगे तो बॉल की रेंज क्या होने वाली है। ठीक है, तो देखिए, तो बस अब आपको पता है हर एक कोलिजन पे ये जो वेलोसिटी है ना, देखिए पहली रेंज यही है, r1 भी यही है, h1 भी यही है ना। बाद वाली रेंज क्या होने वाली है, अब आपको पता है कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है, वर्टिकल कंपोनेंट आप ई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। ठीक है, और नई वाली हाइट में क्या होने वाला है, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट एनीवेज ई से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो बस फिर हो गया ना, हर बार रेंज जो है वो हर अगली रेंज बाय पिछली रेंज का रेशियो ई होगा और हर अगली हाइट बाय पिछली हाइट का रेशियो ई स्क्वायर होगा। ये तो हम ऑलरेडी वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी बॉल जमीन पे गिरती है तो जो रिबाउंडिंग वाली हाइट होती है, पहले कोलिजन के बाद जो रिबाउंड करती है बॉल, वो रिबाउंडिंग हाइट, रिबाउंड के बाद जो हाइट होती है वो ई स्क्वायर टाइम्स जितनी हाइट से गिराया होता है वो होती है। ठीक है, तो नई हाइट बाय पुरानी हाइट ई स्क्वायर है और नई रेंज बाय पुरानी रेंज ई है, वो हर एक केस में आगे वैलिड रहेगी बच्चों। ठीक है, तो जब बॉल टेढ़ी जाएगी तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम सरफेस के जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो अल्टीमेटली ई से मल्टीप्लाई होता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, एन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। चलिए आगे देखते हैं, ये थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन है। एक बॉल h हाइट से आपने गिराई, इंक्लाइन प्लेन से भिड़ी और सीधा चली गई। अब आपसे पूछ रहे हैं कि मुझे बताइए कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इस केस में क्या होने वाला है। तो ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मुश्किल है,
ये थोड़ा सा जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन मान लीजिए आप, ठीक है, जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन है, बट थोड़े से कोलिजन में बच्चों को डाउट ज़्यादा आ रहे थे तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो अब देखिए, अब मान लीजिए कि बॉल एच हाइट से गिरी, तो भिड़ने के बाद बॉल की कुछ वेलोसिटी ऐसी रही होगी, और भिड़ने के बाद बॉल की वेलोसिटी कुछ ऐसी हो गई वी डैश, ठीक है। तो पहले वाली वेलोसिटी को रिजॉल्व करिए आप। ये वेलोसिटी का कंपोनेंट u cos थीटा और ये वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट u sin थीटा, ठीक है। यहां पर एंगल थीटा है, ये भिड़ने के बाद वेलोसिटी का कंपोनेंट v डैश sin थीटा और ये वाला कंपोनेंट v डैश cos थीटा। देखिए अब जब इंक्लाइन प्लेन है ना बच्चों, तो इंक्लाइन प्लेन के लिए भी आप दो चीजें देख सकते हैं। जो ये वाली वेलोसिटी है वो पैरेलल टू द सरफेस है, पैरेलल टू द सरफेस, और जो अल्टीमेटली ये वाली वेलोसिटी है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है ना। तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो सरफेस के पैरेलल है, अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है जो कि है, वो नहीं बदलने वाली है, तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो सरफेस के पैरेलल है वो नहीं बदलेगा, और जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो ई टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल के। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वी डैश कॉस थीटा ने चेंज होने से मना कर दिया है, तो वी डैश कॉस थीटा तो यू साइन थीटा के बराबर है, क्योंकि वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स मींस सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट सेम रहने वाले हैं, और वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर है जो कि वी डैश साइन थीटा है, वो एक्चुअली में इनिशियल वाला जो है उसका ई टाइम्स होता है। तो इनिशियल वाले यू कॉस थीटा का ई टाइम्स होता है। बस अब आप डिवाइड कर दीजिए दोनों को, जो आपको चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। साइन बाय कॉस, ये कॉस बाय साइन कॉट थीटा, और यहाँ से भी यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये टैन थीटा बाय ई हो जाएगा। तो ये नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ से देखिए आपका टैन स्क्वायर थीटा ई के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। आप याद रखिएगा कि ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है, कई बार थीटा दे देते हैं, ई पूछ लेते हैं। तो बस थोड़ा सा फिजिक्स ज़्यादा यूज़ हुई है, ऐसी कुछ खास कैलकुलेशंस नहीं है। वेलोसिटी के वो कंपोनेंट्स जो सरफेस के पैरेलल थे वो सेम रहे, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बाद वाला पहले वाले के ई टाइम्स हो जाता है, ठीक है। पहले वाले का ई टाइम्स करने पे वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो बाद में होने वाला है वो मिल जाता है हमें, ठीक है। राइट बच्चों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। तो एक बच्चे ने मुझे बोला सर ओब्लीक कोलिजन में प्रॉब्लम आती है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं बोल सकता नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं ओब्लीक कोलिजन का एक सबसे सिंपल फॉर्मेट का क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो क्या है कि टेबल पे ऐसे 3 बॉल रखी हुई थी, एक बॉल आके सिमेट्रिकली कोलाइड करती है और ग्रीन वाली बॉल रेस्ट पे आ जाती है और ये दोनों बॉल ऐसे भाग जाती हैं। अब आपको बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा, ठीक है। बाद में ग्रीन वाली बॉल रेस्ट पे आ गई है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर देखिए 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, हर तरह के कोलिजन में आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है पॉकॉल्म, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आप एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम एनीवेज कंजर्व कर दीजिए। तो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट हो गया v cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट भी v cos 30 डिग्री हो गया। तो पहले ग्रीन वाली बॉल आई u वेलोसिटी से, क्वेश्चन ये था कि पहले ग्रीन वाली बॉल आ रही है u वेलोसिटी से, और ये दोनों बॉल सफ़ेद वाली और पीली वाली येलो एंड वाइट बॉल रेस्ट पे रखी हुई हैं, दोनों का मोमेंटम 0 है। और कोलिजन के बाद का सिनेरियो ये है कि ग्रीन वाली बॉल रुक गई और वो दोनों बॉल सिमेट्रिकली भाग गई आगे, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्व करिए। पहले मोमेंटम सिर्फ ग्रीन वाली बॉल के पास है x के अलोंग mu, सिर्फ x के अलोंग कंजर्व कर रहा हूँ, मोमेंटम mu इन दोनों का 0। और बाद में ग्रीन वाली रुक गई है, क्वेश्चन में बोला है कि रुक गई है, और इसका मोमेंटम mv cos 30, इसका भी मोमेंटम mv cos 30। तो दोनों का मोमेंटम बाद में mv cos 30 प्लस mv cos 30 होने वाला है। mv cos 30 √3/2 होता है, प्लस पीली वाली बॉल का मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग mv cos 30 √3/2 होता है। तो यहां से आ गया mu इज इक्वल टू 2mv cos 30 है बच्चों √3/2, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ से कुछ ना कुछ गायब करते हैं। तो देखिए m से m उड़ा देते हैं, 2 से 2 उड़ा देते हैं, और यहाँ से हमारा जो u की वैल्यू है वो आई है अल्टीमेटली √3 टाइम्स v। हम कभी ना कभी इसे इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ ना, वो ओब्लीक कोलिजन में ये एक बहुत सिंपल चीज़ थी। अब क्वेश्चन ये था 2 आइडेंटिकल बॉल्स कॉन्टैक्ट में रखी हैं, इक्विलिब्रियम में है,
तीसरी बॉल सिमेट्रिकली कोलाइड करती है और रेस्ट पे आ जाती है। ग्रीन वाली बॉल बाद में रेस्ट पे आ गई। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताइए। तो देखिए आपने एक्स के अलोंग पहले सिर्फ ग्रीन वाली बॉल का मोमेंटम था और बाद में दोनों बॉल ऐसे भाग गई तो दोनों का एक्स के अलोंग मोमेंटम आपने निकाल के और इनिशियली एक्स के अलोंग मोमेंटम और फाइनली एक्स के अलोंग मोमेंटम कितना है वो इक्वेट कर दिया है अल्टीमेटली। ठीक है, जो ई है ना, ई का जो हमने फॉर्मूला किया हुआ है ना वो हमने सही नहीं किया हुआ है। ई का जो फॉर्मूला होता है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जो लोग बताते हैं वो फॉर्मूला सही नहीं है। उस फॉर्मूले में आपको थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। ई होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, और कोलिजन के बाद ही होगी ना, अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये मिसिंग है, अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगेन अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। ठीक है, तो आपको ये जो ई यूज करना है वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग यूज करना है। अब लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होती है? लाइन ऑफ इंपैक्ट होता है जैसे ये दोनों बॉल भिड़ रही हैं, चलिए हम सिर्फ दो गेंदों को बनाते हैं। अगर ग्रीन वाली गेंद बनाई हमने ये, है ना, और हमने एक सफेद वाली गेंद बनाई ऐसे, तो ये जो टेंजेंशियल एक्सिस है, जो इनकी टेंजेंट के अलोंग है, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट नहीं होती। यहां पर फोर्स तब एक्ट करेगा जब बॉल में फ्रिक्शन हो। ये स्मूथ बॉल्स हैं, ठीक है, मेंशन नहीं है तो भी स्मूथ ही मानेंगे हम इन्हें, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन मेंशन नहीं है तो स्मूथ है। अब जो दोनों बॉल के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है ना, वो इनकी लाइन ऑफ इंपैक्ट है, क्योंकि इनका नॉर्मल रिएक्शन, इनका जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, टन वाला फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन वो इसी के अलोंग लगेगा। तो अब आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो फॉर्मूला है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं लगा सकते, आपको इस एक्सिस के अलोंग वेलोसिटीज लेनी है, सेपरेशन की भी और अप्रोच की भी, है ना। तो देखिए, तो अब कोलिजन से पहले का सिनेरियो देखिए क्या है यहाँ पर इसी डायग्राम में। कोलिजन से पहले का सिनेरियो ये है कि इसकी वेलोसिटी u है और इसकी वेलोसिटी है ही नहीं और ये एंगल है 30 डिग्री। तो E देखिए क्या होने वाला है यहाँ पर, E होने वाला है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, नीचे लिख देता हूँ पहले। तो वेलोसिटी u है, नहीं u नहीं लेनी, लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ज्वाइनिंग दी सेंटर्स ऑफ द बॉल के अलोंग वेलोसिटीज लेनी है। इस बॉल का नाम 1, इसका नाम 2। तो नीचे u1 v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2 होता है ना फॉर्मूला। सो u2 तो 0 है पहले और u1 है u का कंपोनेंट अलोंग दी लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो देखिए मुझे रब करना पड़ेगा, थोड़ी जगह कम है बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहां पर आप समझिए इस चीज को, u1 जो है ना वो है वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग है, विच इज u cos 30 डिग्री। v2 और v1 अभी पता नहीं है तो बाद में लिखूंगा, u cos 30 डिग्री यानी u इंटू √3/2, और दूसरी बॉल पहले रेस्ट पे थी। अब कोलिजन के बाद के सिनेरियो पे आ जाइए। कोलिजन के बाद का जो सिनेरियो है वो ये है, कोलिजन के बाद में यहां बनाता हूं, ये सफेद वाली बॉल थोड़ी ज्यादा बड़ी बन गई, छोटे हो जाओ जरा, ये सफेद वाली बॉल और ये हरी वाली बॉल। कोलिजन के बाद में बोला है हरी वाली बॉल रेस्ट पे आ गई, हरी वाली बॉल थी v1 तो 0 हो गया, और सफेद वाली बॉल ऐसे v वेलोसिटी से भागने लगी, और ये वाली वेलोसिटी जो v है वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही है। तो E आ जाएगा v2 तो v हो गया, सफेद वाली बॉल लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग v वेलोसिटी से भागने लगी, और ग्रीन वाली बॉल रेस्ट पे आ गई, ठीक है, तो u0 हो गया, और नीचे है u इंटू √3/2 अल्टीमेटली बच्चों। बट आप तो कुछ जान चुके हैं ना, u की वैल्यू तो √3v है, तो यहां से पुट करिए आप u की वैल्यू। चलिए यहां मैं पुट कर देता हूं, u की वैल्यू है √3v, तो √3v इंटू √3 ऊपर आ गया 2, तो भैया e की वैल्यू 2/3 आ गई। अब ये क्वेश्चन ना उतना बढ़िया नहीं है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, जेईई मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब एक बच्चे ने बोला था सर ओब्लीक क्वेश्चन के सवाल नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने बताया। अब नीट में क्या हो सकता है, नीट में आपसे सिंपल यही पूछा जा सकता है कि u और v में रिलेशन क्या है, तो आप x के अलोंग मोमेंटम कंजर्व कर दीजिए, e की वैल्यू हो सकता है आपसे ना पूछे। हाउएवर मैंने आपको e की वैल्यू भी निकालना बताया कि e जो होता है वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इनकम्प्लीट बात है। e होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, वो इंपॉर्टेंट चीज है। लाइन ऑफ इंपैक्ट लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स होगी अगर बॉल का केस है,
और अगर 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 दीवार वाला केस है, जमीन वाला, तो जो परपेंडिकुलर जिसके अलोंग नॉर्मल रिएक्शन लगता है वो आपका लाइन ऑफ इंपैक्ट रहेगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों हम स्प्रिंग वाला कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को स्प्रिंग्स में भी प्रॉब्लम होती है, तो ये देख लेते हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए क्या सिनेरियो है। दोनों ब्लॉक पहले v वेलोसिटी से जा रहे थे, ये वाला ब्लॉक रेस्ट पे था, ब्लॉक B ब्लॉक C से भिड़ता है और चिपक जाता है, ठीक है। बाद में पूछ रहे हैं कि जब स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा तब ब्लॉक्स की वेलोसिटीज क्या होंगी। तो समझ लेते हैं क्या है सिनेरियो यहां पर। क्वेश्चन प्लीज एक बार कॉपी कर लीजिए बच्चों। देखिए 8 क्वेश्चन कोलिजन के थोड़े मुश्किल कराए, पिछले वाले लेक्चर में कोलिजन के क्वेश्चंस आसान थे, बट मेरा एम ये है कि लगभग 5-6 क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराए और लगभग 8 क्वेश्चन अभी कराए। इन 14-15 क्वेश्चन में आपको कोलिजन्स की पूरी वैरायटी मिल जाएगी। जब आप इन लेक्चर्स को देखें तो इन्हें टीवी मूवी की तरह ना देखें, आप A4 शीट में प्रिसाइजली लिख लीजिए कि कोलिजन में देखिए किस किस वैरायटी के सवाल बने। देखिए हर एक क्वेश्चन में ना मैंने आपको एक पर्टिकुलर वैरायटी सिखाने की कोशिश करी है। मेरा एक क्वेश्चन था आज का, बॉल रिफ्लेक्ट होके गई, एक था टप्पा खा रही है सीधे, एक था प्रोजेक्टाइल, आप समझ रहे हैं, एक था कि एक बॉल आके भिड़ी और 2 बॉल ऐसे चली गई, ओब्लीक इंपैक्ट है ना, ओब्लीक कोलिजन, एक था कि दीवार मूव करके आ रही है तब क्या होगा। तो बच्चों हर एक क्वेश्चन में ना मैं आपको एक वैरायटी सिखाने की कोशिश कर रहा हूं और बहुत प्रिसाइजली। मेरे लेक्चर्स कभी मेरी साइड से स्लो होते हैं बच्चों, बट मैं कोशिश यही करूंगा कि अभी थोड़ी सी स्पीड को ठीक करूं। मैं हर बार बोल रहा हूं बट मैं कुछ कोशिश जरूर करूंगा। आपको सेंटर ऑफ मास रोटेशन जल्दी मिलेगा। तो देखिए पहला केस देखिए, पहला सिनेरियो क्या है, ठीक है। तो पहला सिनेरियो ये हो रहा है यहां पर कि मास m है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक का मास 2m है, ठीक है। और ये जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक C आके इससे कांटेक्ट में आके भिड़ गया और B और C दोनों एक ही सिस्टम बन गए। अब B और C दोनों एक ही सिस्टम बन गए, बीच की दीवार हटा दीजिए। अब आप B और C दोनों एक ही ब्लॉक बन गए हैं जिसका मास 3m हो गया है, जिसका मास अब 3m हो गया है, ठीक है। तो जब B और C भिड़ेंगे तो इनमें मोमेंटम को आप कंजर्व करिए, ठीक है। B और C मिला के एक सिंगल ब्लॉक बन गए, जब ये आके इससे भिड़ा तब ये चिपक गया इससे, तो अब मोमेंटम कंजर्व करिए इसमें। तो देखिए यहां पर पहले इसका मोमेंटम 2mv था, C का मोमेंटम 0 था, और बाद में जब ये दोनों एक सिंगल ब्लॉक बन गए तो इनका मोमेंटम 3m इंटू v डैश हो गया। तो यहां से v डैश की वैल्यू आई है अल्टीमेटली 2v/3। अब होगा क्या, अब आगे का सिनेरियो समझिए। अब आगे ये होगा कि ये वाला ब्लॉक, देखिए स्प्रिंग ना अपना दुख दर्द पीछे नहीं पहुंचने देता है पीछे वाले ब्लॉक को। मतलब अगर आपने कुछ फोर्सेस में चेंज किया एकदम से, तो स्प्रिंग जो है अचानक से वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है, ठीक है। तो यहां पर जो अभी ये सिंगल ब्लॉक हो गया है, अब दोनों के मिक्स होने से अब ये ब्लॉक 3m मास का हो गया है। अब ये पूरा ब्लॉक 3m का हो गया, ठीक है। मैं यहां पर ग्रीन कलर का बना देता हूं। ये B और C कंबाइन करके अब एक सिंगल ब्लॉक बन गए हैं 3m मास के, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी आ गई है 2v/3। अब होगा ये कि ये वाला ब्लॉक जो B और C कंबाइन करके एक सिंगल ब्लॉक बन गया है, और पीछे वाला ब्लॉक, अब पीछे वाला ब्लॉक तो अपना v वेलोसिटी से आ रहा है ना। देखिए पीछे वाला ब्लॉक तो अपना v वेलोसिटी से आ रहा है और आगे वाला ब्लॉक उतना तेज नहीं जा रहा है। तो होगा क्या, जब स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन आ जाता है ना, जब स्प्रिंग में मैक्सिमम, जैसे मेरे दोनों हाथों के बीच में आप स्प्रिंग लगा दीजिए, तो मैं एक हाथ से दूसरे हाथ को स्प्रिंग, जैसे मान लीजिए इसको मैंने रोका हुआ है और इस हाथ को पीछे से मूव कर रहा हूं, तो जब स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा तो उसके जो वो होते हैं, जो स्पाइरल नहीं, जो हेलिकल लूप्स होते हैं, अब वो पूरे क्लोज आ गए। तो अब वो ना स्प्रिंग एक रॉड की तरह बिहेव करने लगेगा फिर, है ना। तो अगर मैंने एक हाथ को रोका हुआ है और ऐसे बीच में स्प्रिंग लगाया हुआ है, स्प्रिंग को कंप्रेस करे जा रहा हूं, तो एक ऐसा समय आएगा जब स्प्रिंग ना एक रॉड बन जाएगा। और फिर क्योंकि अब जितने जो वायर लूप्स हैं वो पास आ गए, अब वो बिल्कुल रॉड बन गया है, सॉलिड, है ना। तो अब उसके बाद तो और पास जा नहीं सकते, तो फिर क्या होगा, फिर आप अब इसको मूव करोगे तो दोनों को साथ में मूव करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली एट द स्टेट ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होता है, जब स्प्रिंग अपनी मैक्सिमम कंप्रेशन स्टेट में आ जाता है ना बच्चों, तो इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड ये है कि फिर उस केस में दोनों ब्लॉक्स को सेम वेलोसिटी से मूव करना पड़ता है। बस दिस इज द ओनली थिंग दैट वी शुड अंडरस्टैंड। एट द स्टेट ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन दोनों ब्लॉक्स को सेम वेलोसिटी मिल जाएगी। तो फिर से आप यहां पर मोमेंटम कंजर्व करिए, इसका मोमेंटम mv, दोनों 3m इंटू 2v/3, और बाद में दोनों को मोमेंटम मिल रहा है mv डैश
वी डैश 2 बार, तो और वी डैश 2 बार यूज़ कर दिया, इसको वी डबल डैश यूज़ कर लीजिए, ठीक है। एम वी डबल डैश इसका मोमेंटम प्लस 3m इंटू वी डबल डैश। यहाँ से बच्चों इजीली आप वी डबल डैश निकाल लीजिएगा। तो देखिए पहले ये और ये इससे भिड़ा, तो यहाँ पर हमने इन दोनों में मोमेंटम कंजर्व किया। अब अचानक से भिड़ने के बाद ये धीरे धीरे जा रहा है, ये पीछे से तेजी से आ रहा है, तो अल्टीमेटली स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो गया। जब मैक्सिमम कंप्रेशन की स्टेट आ जाएगी तो स्प्रिंग एक रॉड की तरह बिहेव करेगा और दोनों को सेम वेलोसिटी मिल जाएगी। दिस इज द ओनली थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट बच्चों। इस क्वेश्चन के साथ बच्चों हमारा कोलिजन्स वाला पार्ट खत्म होता है। और मैं फिर से बता देता हूं, आप में से बहुत से बच्चों ने अभी भी नहीं किया है ये काम। मेरी एंड्रॉयड ऐप है और हमारी एंड्रॉयड ऐप पे आप देखेंगे AE करके लिखा हुआ है एक गूगल प्ले स्टोर पे, और फुल फॉर्म है एपेक्स एजुकेशन। इस पे मैंने 11th क्लास की सारी DPPs, जिस DPP में 50 क्वेश्चन है, जिसमें से आप पहले 45 कर सकते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं। जो लास्ट के 5 जिन्हें हॉट सेक्शन करके बोला हुआ है मैंने, कुछ DPPs में हॉट सेक्शन है, वो 5 क्वेश्चन तो पर्टिकुलरली फॉर JEE मेंस है, बट फर्स्ट 45 क्वेश्चंस टॉपिक वाइज है, आपको क्वेश्चंस में सीखने को मिलेगा। मैंने पूरी क्लास 11 की DPPs अपलोड कर दी हैं और मैं आज मोस्ट प्रोबेबली सारी DPPs के सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा। तो आपको ये ऐप डाउनलोड करनी है और एक बैच कोड एंटर करना है CC2DUIG, राइट बच्चों। और बहुत ही जल्द मैं आपके लिए एक सिंपल सी, एक बहुत ही अच्छी डेडिकेटेड फिजिक्स की हमारी एंड्रॉयड ऐप पे टेस्ट सीरीज लाने वाला हूं। और उस टेस्ट सीरीज में आपको 5 फुल कोर्स फिजिक्स के टेस्ट, सिर्फ फिजिक्स मिलेंगे, और आपको 20 यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे। जैसे कि पूरी काइनेमेटिक्स का एक 45 क्वेश्चंस का टेस्ट टाइम लिमिट के साथ 1 घंटे में आप टेस्ट कर सकते होंगे, और हमारे एंड्रॉयड ऐप पे टेस्ट करने के बाद आपको तुरंत उसके रिटन सोल्यूशन मिल जाएंगे। होता क्या है, आप लोग बहुत सारी अच्छी टेस्ट सीरीज ऑलरेडी ज्वाइन किया होता है अपने, बहुत सी जगहों की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी मिल रही है, कहीं पर ऑल इंडिया रैंक आ रही है, कहीं पर कोई स्टेट रैंक आ रही है, आपने हजारों 10,000 20,000 बच्चा दे रहा है। बट इस टाइम पे मोस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज कैसी हैं, जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूरा आ रहा है। तो उसमें क्या है, आप पर्टिकुलरली फिजिक्स में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। होता क्या है, आपने एक फुल कोर्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, आप तीनों सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, तो आपका स्कोर आता है 500 या 600। अब कभी 600 आता है, कभी 500 आता है, कभी 400 आता है। अब आप यही नहीं समझ पाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है। होता क्या है, एक 45 क्वेश्चन का जो फुल कोर्स फिजिक्स का टेस्ट होता है, फुल कोर्स पूरी 11th पूरी 12th में से, तो उसमें एक चैप्टर की वेटेज 1 या 2 क्वेश्चन आती है। तो 1 या 2 क्वेश्चन, वो प्रोबेबिलिटी है कि अब आपने वो वाला क्वेश्चन कर रखा है पहले, तो आप कर लेते हैं, आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं आता तो नहीं होता, तो उससे ये जस्टिफाई नहीं होता कि वो चैप्टर आपका कितना स्ट्रांग है और कितना स्ट्रांग नहीं है। बट अगर आप चैप्टर वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, जो कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे अवेलेबल रहेगा, मेरी टेस्ट सीरीज में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी टाइमिंग्स के हिसाब से अवेलेबल रहेगा। आपके पास 2 महीने 3 महीने अगर नीट पोस्टपोन होता है तो उसके बाद तक भी अवेलेबल रहेगा, और उसमें आप अपने हिसाब से उस टेस्ट को कभी भी अटेम्प्ट कर सकते होंगे और अपना स्कोर देख सकते होंगे। तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल, आपको पर्टिकुलरली फिजिक्स में सीखने को मिलेगा। जैसे कि अगर मैंने एक कैपेसिटर का पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का टेस्ट बनाया है, उस टेस्ट में क्या सिनेरियो है कि पोटेंशियल शॉर्ट डायपोल की वजह से वो भी पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड -dV/dr पे भी क्वेश्चन है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे भी क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रिक शेल्स की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो भी है, कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला है, उससे कैपेसिटेंस सीरीज पैरेलल जो डिवाइड हो जाते हैं 2, वो वाला केस भी है। उसमें RC सर्किट पे भी क्वेश्चन है, उस पे मेथड ऑफ कॉमन पोटेंशियल पे भी क्वेश्चन है, उस पे इनफाइनाइट लैडर वाले पे भी क्वेश्चन है, कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डाला जाए तो नई एनर्जी, नया पोटेंशियल, नई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उस पे भी क्वेश्चन है। मतलब हर तरह की चीजें, एंड ड्रॉप्स कंबाइन कर रही है, नया कैपेसिटेंस क्या होगा, हर तरह की, मतलब वो 45 क्वेश्चन करके ऐसी फीलिंग आएगी जैसा आपने सब कुछ कर लिया। तो मेरी DPPs में 45 क्वेश्चंस हैं, और जो टेस्ट सीरीज में लॉन्च करने वाला हूं कुछ ही दिनों में, 2-3 दिनों के अंदर, उसमें हर एक टेस्ट में 45 क्वेश्चन होंगे। तो हर एक यूनिट के आप 90 क्वेश्चन मेरे साइड से प्रैक्टिस कर सकते होंगे। ठीक है बच्चों, ऑल दी वेरी बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट लेक्चर कोलिजन्स का बहुत ही जल्दी आने वाला है, आज रात तक या कल मॉर्निंग तक आ जाएगा आपके पास।